हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द मंजिल भारत। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन और पूरी मेहनत के साथ आप अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन में लगे होंगे। और जैसा कि आप सब जानते हैं, हम MCQs सॉल्व कर रहे थे पॉलिटी कंपोनेंट पे, और लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड MCQs सॉल्व किए थे। आज के वीडियो लेक्चर का जो टॉपिक रहने वाला है दैट इज DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इससे रिलेटेड MCQs आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे। अगर DPSP की बात करें तो ये है वो डायरेक्शंस, वो गाइडलाइंस जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई हैं रिगार्डिंग स्टेट गवर्नमेंट। जो भी राज्य की सरकारें रहती हैं उन्हें किस आइडल्स पे बेस्ड, किस डायरेक्शन में अपनी सरकार को चलाना चाहिए, किस डायरेक्शन पे उनको काम करना चाहिए, क्या उनकी पॉलिसीज होनी चाहिए, क्या स्कीम्स का मोटिव रहना चाहिए, यही सब आप लमसम वे में आप कहें तो इट हैज़ बीन मेंशन इन DPSP। तो जैसा मैं आपको पहले कहती हूँ कि पहले आप इस टॉपिक को पढ़ें और उसके बाद ही MCQ सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि बिना पढ़े MCQ सॉल्व करने का कोई फन नहीं है। पहले मैंने इस पे वीडियो लेक्चर ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे YouTube चैनल पे, सेपरेट प्लेलिस्ट है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। पहले आप DPSP को पूरा डिटेल में अंडरस्टैंड कीजिए एंड देन आप इन MCQs को सॉल्व कीजिए। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कम अंडर विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने फंडामेंटल राइट्स किए थे एंड फंडामेंटल राइट्स किस पार्ट के अंदर आते हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नाउ यहां पूछा गया है कि DPSP कम्स अंडर विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन ए इज पार्ट 3, ऑप्शन बी इज पार्ट 4, ऑप्शन सी इज पार्ट 5 एंड ऑप्शन डी इज पार्ट 4A। So the correct answer is option B, that is part 4. Part 4A के अंदर आती हैं फंडामेंटल ड्यूटीज एंड पार्ट 5 डील्स विद द यूनियन एग्जीक्यूटिव। जो सेंटर पे जो पार्लियामेंट है, जो प्रेसिडेंट है, जिस तरह से वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन होती है, उन सब से डील करता है पार्ट 5, और पार्ट 6 में आता है स्टेट एग्जीक्यूटिव। क्लियर? Moving to our next question. Question number 2 is which of the following articles are from DPSP? अब आपको बताना है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो उसके अंदर कितने आर्टिकल्स आते हैं, कहां से कहां तक जो आर्टिकल्स हैं वो DPSP के अंदर आते हैं। ऑप्शन ए इज आर्टिकल 35 to 51, ऑप्शन बी इज आर्टिकल 35 to 50, ऑप्शन सी इज आर्टिकल 36 to 51 एंड ऑप्शन डी इज आर्टिकल 36 to 50। सो वीडियो पॉज करके आप अपना आंसर मार्क कर सकते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज आर्टिकल 36 to 51। सो आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक इट डील्स विद द DPSP, दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। and article 12 to 35 deals with fundamental duties, fundamental rights, जो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर्स में करे। तो 12 से 35 तक के जो आर्टिकल्स हैं वो डील करते हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में। देखिए, अगर आप इन सब चीज़ों को रिलेट करके पढ़ेंगे ना तो आपको रिटेन करना ईजी होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हकों की बात की गई है, जो हक नागरिकों को मिलने चाहिए। फिर चैप्टर 4 में आ जाती है DPSP, तो उसकी कॉन्टिन्यूटी में ही आर्टिकल्स उसके अंदर इंक्लूडेड है। 12 से 35 तक आते हैं फंडामेंटल राइट्स में, और 36 से लेकर 51 तक आते हैं DPSP में। और 51A जो है, आर्टिकल 51A पार्ट सब क्लॉज A जो है, दैट कम्स अंडर फंडामेंटल ड्यूटीज। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3, प्रिंसिपल ऑफ DPSP आर बोरोड फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन। अब हमें ये बताना है कि जो DPSP का फीचर है, जो प्रोविजन है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया है, जैसे हम सब जानते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा वो बहुत ही लेंदी है, क्योंकि हमने इसमें वर्ल्ड के जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन हैं उनके जो भी पॉजिटिव फीचर्स हैं, अच्छे फीचर्स हैं, वो हमने इसमें इनकलकेट किए हैं। सो DPSP हमने कहाँ से बोरो किया है? ऑप्शन ए इज द USA कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन बी इज कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन सी इज UK कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑप्शन डी इज आयरिश Constitution. So the correct answer is option D, that is Irish Constitution.
आरएस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है डीपीएसपी को, दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। क्वेश्चन नंबर 4, which of the following part of the constitution is a novel feature of the constitution by B.R. Ambedkar? तो किस फीचर को, किस प्रोविजन को या कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट को नोवल फीचर्स कहा गया है बाय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर? ऑप्शन ए इज प्रीएम्बल, ऑप्शन बी इज फंडामेंटल राइट्स, ऑप्शन सी इज डीपीएसपी, ऑप्शन डी इज बोथ फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी। तो मैंने पहले के वीडियो लेक्चर्स में भी आपको ये बताया है कि जो स्टेटमेंट किसी पॉलिटिशियन ने, किसी फ्रीडम फाइटर ने, किसी लीडर ने कही हैं किसी फीचर्स के बारे में, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे हमने फंडामेंटल राइट्स में देखा था कि जो आर्टिकल 32 है उसे हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है, हार्ट एंड सोल ऑफ फंडामेंटल राइट्स कहा गया है। सो उसी तरह से किस पार्ट को नोवल फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है बाय B.R. अम्बेडकर, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। सो वीडियो पॉज करके आप अपना करेक्ट आंसर मार्क कीजिए। सो डीपीएसपी आर डिस्क्राइब्ड एज नोवल फीचर बाय B.R. अम्बेडकर। B.R. अम्बेडकर जी ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज को डिस्क्राइब किया था एज अ नोवल फीचर ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर? विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की सोल क्या है? फंडामेंटल राइट्स का सोल एंड हार्ट जो हमने पढ़ा दैट इज आर्टिकल 32। नाउ कॉन्स्टिट्यूशन की सोल किसे कहा गया है? प्रीएम्बल को, फंडामेंटल राइट्स को, डीपीएसपी को, या फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी बोथ को? सो द करेक्ट आंसर इज फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी। फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी को कॉन्स्टिट्यूशन का सोल कहा गया है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन की जो भी फिलॉसफी रही है, उसके जो भी आइडल्स रहे हैं कि देश को एक वेलफेयर स्टेट बनाना है, सोशल जस्टिस सबको देनी है, इक्वालिटी लेके आनी है, डिस्क्रिमिनेशन को हटाना है, फ्रीडम प्रोवाइड करनी है, रिलीजन की इक्वालिटी रखनी है, ये जो सब चीज़ें हैं वो इन दोनों पार्ट्स पे मेंशन है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन की जो बेसिक फिलॉसफी है दैट इज रिटन इन दीज टू पार्ट्स, दैट्स व्हाई दीज टू पार्ट्स आर कॉल्ड एज अ सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर? Question number 6, which of the following is not the aim to establish the DPSP? So again the word is not जो आपको ध्यान रखना है। तो हमसे पूछा गया है कि इसमें से कौन सा फीचर जो है वो एक एम नहीं था DPSP को लाने का। ऑप्शन ए कहता है वेलफेयर स्टेट, बी इज इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, सी इज सोशल डेमोक्रेसी एंड डी इज पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। सो वीडियो पॉज करके आप अपना आंसर मार्क कर सकते हैं। सो वेलफेयर स्टेट है जहां पे सभी सेक्शंस के बारे में सोचा जाए, सभी सेक्शंस को एक साथ लेकर चला जाए, चाहे फिर वो किसी भी रिलीजन से हो, कास्ट से हो, इकोनॉमिकल बैकग्राउंड से हो। इकोनॉमिक डेमोक्रेसी है जहां पे इकोनॉमिकली जैसे जो कंसेप्ट है कि इक्वल वेजेस का जो कंसेप्ट है, जहाँ पर बेटर वर्किंग कंडीशन की बात की जाती है, मैटरनिटी रिलीफ की बात की जाती है, मतलब वर्किंग एरिया जो है वो सबका इक्वल होना चाहिए और सबको काम करने का अधिकार है, एम्प्लॉयमेंट सबको मिलनी चाहिए और एम्प्लॉयमेंट मिलने के बाद जो वेजेस हैं वो भी इक्वल होनी चाहिए, वो भी सेम होनी चाहिए, जस्ट जो है एक तरह से काम के हिसाब से होनी चाहिए। ठीक है, उसमें किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। सोशल डेमोक्रेसी कहता है जहां पे सोसाइटी के बेस पे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। एंड पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कॉल्स अबाउट जहां पर आप कहते हैं कि लॉ की नज़र में या पॉलिटिकल एरिना में जहां पे राइट टू वोट की बात आती है, ये सब चीज़ें जो है दैट कम्स अंडर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। तो जब हम डीपीएसपी को पढ़ते हैं तो डीपीएसपी वेलफेयर स्टेट को भी एस्टैब्लिश करता है। बहुत से डीपीएसपी हैं जो कहते हैं कि जो स्टेट जो भी स्कीम्स बनाए उसका मकसद ये होना चाहिए कि वो एक वेलफेयर स्टेट बनाएगी। इकोनॉमिक डेमोक्रेसी क्योंकि डीपीएसपी के अंदर आर्टिकल्स हैं जो कहते हैं इक्वल वेजेस, जिसके बेस पे इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट भी लाया गया था। ठीक है, सोशल डेमोक्रेसी जहां पर बात की गई है कि इवन जो वर्क है वो डिसेबल्स को भी मिलना चाहिए, ओल्ड एज को भी मिलना चाहिए, कॉटेज इंडस्ट्रीज का ग्रो करना चाहिए। तो ये सब की चीजें जो है दैट इज मेंशन इन द डीपीएसपी। बट पॉलिटिकल डेमोक्रेसी जो है दैट इज एस्टैब्लिश्ड बाय फंडामेंटल राइट्स। जहां पे हम राजनीतिक डेमोक्रेसी की बात करते हैं, राजनीतिक लोकतंत्र की बात करते हैं, तो वो एस्टैब्लिश किया जाता है, वो फंडामेंटल राइट्स का एम है।
ठीक है, सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी। तो सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करते हैं डीपीएसपी अलॉन्ग विद द वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट जो है दैट इज अ पार्ट ऑफ सोशल डेमोक्रेसी, ठीक है। तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी जो है दैट इज द एम ऑफ फंडामेंटल राइट्स। क्वेश्चन नंबर 7, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड टू द पुअर आर मेंशन इन विच आर्टिकल। आपको सभी डीपीएसपी आप कौन से आर्टिकल में कौन सा वाला डीपीएसपी मेंशन है वो शायद रिटेन रखना मुश्किल हो, आप याद ना रख पाए, बट कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, किस किस कैटेगरी में कितने आर्टिकल्स आते हैं, ये आपको याद रखना है। और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट डीपीएसपीज हैं जिनको आपको आर्टिकल के साथ उनके कंटेंट को भी याद रखना है। ये उनमें से एक है, दैट इज फ्री लीगल एज और इक्वल जस्टिस, कि सबको जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं जुडिशियल सिस्टम को, जस्टिस सिस्टम को, वो लॉयर्स को अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि बहुत कॉस्टली है, ना उनके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, तो सरकार का ये फर्ज बनता है क्योंकि सबको न्याय दिलाना है, जस्टिस को एंश्योर करना है, तो फ्री लीगल एड की जो व्यवस्था है कराई जाए, उनको फ्री में जो है जैसे पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स की फैसिलिटीज होती है कोर्ट्स में वो प्रोवाइड की जाए। सो ये किस आर्टिकल के अंडर मेंशन है? ऑप्शन ए इज आर्टिकल 39, ऑप्शन बी इज आर्टिकल 39A, ऑप्शन सी इज आर्टिकल 43A एंड ऑप्शन डी इज आर्टिकल 48A। So the correct answer is option B, that is article 39A, जो कि originally DPSP में नहीं था. It was included in the DPSP by a constitutional amendment act, that is 42nd constitutional amendment act. 42nd constitutional amendment act के थ्रू इसे add on किया गया था. और article 39A बात करता है equal justice और free legal aid की. 43A की बात करें तो ये कहता है कि वर्कर्स का भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए इंडस्ट्री की मैनेजमेंट में, कि मैनेजमेंट कभी भी कोई भी ऐसा रूल बना दे जिससे वर्कर्स की जो है उनके साथ किसी तरह की डिस्क्रिमिनेशन हो या उनके खिलाफ हो, ठीक है। सो इसीलिए वर्कर्स की भी फुल पार्टिसिपेशन होनी चाहिए इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में। 48 कहता है जहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ है, जो इन्वायरमेंट है, उसे फॉरेस्ट को, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने की जो जिम्मेदारी है दैट इज विद द स्टेट। एंड आर्टिकल 39 जो है, आर्टिकल 39 ऑफ डीपीएसपी, इट टॉक्स अबाउट प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज, जो बच्चे हैं उनको हेल्दी वे में ग्रो करने के लिए अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाए। क्लियर? सो आर्टिकल 39A इट इज इंपॉर्टेंट, आपको सबका कंटेंट अगर याद नहीं रहता है तो 39A एटलीस्ट आपको याद रखना है। 39A इज talks about equal justice and free legal aid. Question number 8 is which of the following articles was added by the 97th Constitutional Amendment Act of 2011 for functioning of cooperative society? So आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आर्टिकल है जो कि एंटर किया गया था by the 97th Constitutional Amendment Act 2011, जो कि बात करता है फंक्शनिंग ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं वो ऑर्गेनाइजेशन या सोसाइटी जहाँ पे लोग इक्वल बैकग्राउंड से आते हैं और वो कंबाइनिंग सबकी बेनिफिट के लिए काम करते हैं, ठीक है, सबके बेनिफिट के। जैसे कि जो सबसे मेजर एग्जाम्पल है इसका दैट इज अमूल कोऑपरेटिव जो है, जहाँ पे गाँव के सभी जो गाय को जो काउस वगैरह का काम करते थे, मिल्क का काम करते थे, उन सब ने मिलकर इस कोऑपरेटिव को बनाया और उन्होंने लार्ज स्केल पे मिल्क प्रोडक्शन किया और मिल्क की सेल की, जिसकी वजह से जो अमूल है अभी तक का जो है सबसे बड़ा कोऑपरेटिव इंडिया का है। तो इसी तरह से जब आप एक कॉमन बैकग्राउंड से कॉमन बिजनेस के लिए इकट्ठे होते हैं और एक ही एम होता है कि सब लोग मिलकर ग्रो करेंगे, तो दैट इज द कोऑपरेटिव। और जो कोऑपरेटिव है इसे हमारे फंडामेंटल राइट में भी इंक्लूड किया गया कि हमारा मौलिक अधिकार है इस तरह की कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना, और 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ही एंटर किया गया था अंडर आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 बात करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच की, राइट टू फ्रीडम, जिसमें आपको स्पीच की फ्रीडम है, एक्सप्रेशन की फ्रीडम है, एसोसिएशन की फ्रीडम है, असेंबली की फ्रीडम है। तो वहीं पर एक और एड ऑन की गई थी 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से कि आपको कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाने की भी छूट है, ठीक है, आजादी है। इसी अमेंडमेंट के साथ डीपीएसपी में भी एक आर्टिकल एंटर किया गया था जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करता है कि स्टेट की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो इस तरह के इन्वायरमेंट सेटअप करे कि लोग प्रेरित हों कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने के लिए।
ठीक है, प्रमोट करे वो कोऑपरेटिव सोसाइटी की फंक्शनिंग को। सो ऑप्शन ए इज आर्टिकल 38A, ऑप्शन बी इज आर्टिकल 39A, ऑप्शन सी इज आर्टिकल 43B एंड डी इज आर्टिकल 48A. So the correct answer is option C, that is article 43B. So article 43B जो है that deals with the cooperative society in DPSP. अगर फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो वो आर्टिकल 19 में आता है। क्लियर? ये आप पॉज करके पढ़ सकते हैं एक्सप्लेनेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डायरेक्ट्स द स्टेट गवर्नमेंट टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत। सो विलेज पंचायत जो है उन्हें इस्टेब्लिश करना चाहिए, उन्हें ऑर्गेनाइज करना चाहिए, ये स्टेट गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ये किस आर्टिकल के अंडर कहा गया है? सबसे पहले तो ये जान लें कि विलेज पंचायत का जो कंसेप्ट है वो गांधीयन प्रिंसिपल के अंडर आता है। अगर आपने मेरा वीडियो लेक्चर देखा है ऑन द डीपीएसपी तो आप जानते होंगे कि 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डीपीएसपी को जो है डिवाइड किया गया है, सोशलिस्टिक, गांधीयन एंड लिबरल और इंटेलेक्चुअल। सो गांधीयन प्रिंसिपल में आता है विलेज पंचायत। सो ऑप्शन ए कहता है आर्टिकल 32, ऑप्शन बी कहता है आर्टिकल 40, ऑप्शन सी कहता है आर्टिकल 48 एंड ऑप्शन डी इज आर्टिकल 51। इसको रिवर्स करके भी पूछ सकते हैं कि आपको ये कहें कि आर्टिकल 40 जो है डीपीएसपी का वो किससे रिलेटेड है, और ऑप्शन में आपको दे सकते हैं विलेज पंचायत, कॉटेज इंडस्ट्रीज, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट और प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ। ठीक है, तो वाइस वर्सा हो सकता है, आर्टिकल का नाम भी पूछ सकते हैं और आर्टिकल में क्या कहा गया वो भी पूछ सकते हैं। सो A is article 32, B is article 40, C is article 48 and D is article 51. So the correct answer is option B, that is article 40. So article 40 talks about the government, it is the responsibility of government to organize village panchayat. Question number 10, which article of the Indian Constitution is related to Indian foreign policies? तो जो कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं डीपीएसपी के उस पर मैंने ये MCQs लाए हैं, तो एटलीस्ट सभी नहीं बट ये जो 4 से 5 आर्टिकल्स हैं ये आप जरूर याद रखें। तो इंडियन फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है? ए आर्टिकल 380, बी आर्टिकल 312, सी आर्टिकल 60 और डी आर्टिकल 51। सो करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 कहता है कि इंटरनेशनल पीस को प्रमोट करना है और अपने जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके साथ एक पीस और ऑनर का रिलेशन मेंटेन करना है। क्वेश्चन नंबर 11, द डीपीएसपी मे बी क्लासिफाइड इनटू व्हिच ऑफ द काउंसिल्स फॉलोइंग पार्ट्स फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंट स्टडी। सो किस किस पार्ट में जो डीपीएसपी है उनको डिवाइड किया गया है, ये मैं आपको प्रीवियस स्लाइड्स में बता चुकी हूं, तो अब आप ये इजीली मार्क कर सकते हैं। ऑप्शन ए इज सोशलिस्ट, ऑप्शन बी इज लिबरल इंटेलेक्चुअलिस्ट, ऑप्शन सी इज गांधीयन और डी इज ऑल ऑफ द अबव। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। कुछ आर्टिकल्स जो हैं वो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल पे बेस्ड करते हैं कि हमें सब लोगों को एक साथ लेके चलना है, सोशल डेमोक्रेसी को इंश्योर करना है, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को इंश्योर करना है। गांधीयन प्रिंसिपल पर बेस्ड हैं जहाँ पर बात की गई है इंटॉक्सिकेशन को अवॉइड करना, काउ स्लॉटर को प्रिवेंट करना, विलेज पंचायत को प्रमोट करना, कॉटेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना। और लिबरल इंटेलेक्चुअलिस्टिक कुछ प्रिंसिपल्स हैं उन पे बेस्ड हैं, जैसे जहाँ बात की गई है वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने की, फॉरेन पॉलिसीज़ की बात की गई है कि फॉरेन कंट्रीज़ के साथ जो रिलेशन है दैट शुड बी ऑनेस्ट रिलेशन और ऑनरेबल रिलेशंस होने चाहिए। पीस जो है, इंटरनेशनल पीस जो है उसको मेंटेन करके रखना है। साथ ही बात की गई है कि जो 14 साल तक के बच्चे हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। तो ये सब जो आते हैं दैट कम्स अंडर द लिबरल इंटेलेक्चुअलिस्ट। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 12, एज पर ग्रैनविल ऑस्टिन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब एज कंसाइज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो किस पार्ट को कंसाइज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया अकॉर्डिंग टू ग्रैनविल ऑस्टिन? प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। सो ग्रैनविल ऑस्टिन इन्हें कहते हैं कंसाइज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डीपीएसपी को बी.आर. अम्बेडकर कहते हैं नोवल फीचर, और साथ ही डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट को सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी माना गया है क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी पर बेस्ड है। क्लियर?
सो ये तीनों टर्म्स जो है फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के लिए यूज की जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 13 इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज नॉट बेस्ड ऑन सोशलिस्टिक प्रिंसिपल। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आर्टिकल है जो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल पर बेस्ड नहीं है। ऑप्शन ए इज आर्टिकल 38, ऑप्शन बी इज आर्टिकल 39, ऑप्शन सी इज आर्टिकल 40 एंड ऑप्शन डी इज आर्टिकल 41। So the correct answer is Article 40 because it talks about विलेज पंचायत। अभी प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा, और विलेज पंचायत का जो प्रिंसिपल है जो दैट इज बेस्ड ऑन द गांधीयन प्रिंसिपल, तो दैट इज नॉट अ सोशलिस्टिक प्रिंसिपल। आर्टिकल 38 की बात करें तो इट टॉक्स अबाउट वेलफेयर ऑफ स्टेट। तो इट बेस्ड ऑन अ सोशलिस्टिक प्रिंसिपल। वेलफेयर ऑफ स्टेट, आर्टिकल 38 इट बेस्ड ऑन वेलफेयर ऑफ स्टेट, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल। और आर्टिकल 39 की बात करें तो एडिक्वेट लाइवलीहुड मिलना चाहिए सभी को, इसकी बात की जाती है कि सबको काम मिलना चाहिए, दैट इज आर्टिकल 39। आर्टिकल 41 की बात करें तो इट टॉक्स अबाउट कि जो पब्लिक असिस्टेंस है वो प्रोवाइड होनी चाहिए, सिक लोगों को, बीमार लोग जो हैं उनको पब्लिक असिस्टेंस मिलनी चाहिए। तो जहां पे भी डिफरेंट सेक्शन ऑफ पीपल्स की बात की जाती है, उनको एक साथ लेकर ग्रो करने की बात की जाती है, तो वो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। ठीक है, तो आप देखिए इन तीनों में आर्टिकल 38, 39 और 41 में इट डील्स विद द सोशलिस्टिक प्रिंसिपल। किसके को मिलना चाहिए? ओल्ड एज को, सिक को और अनएम्प्लॉयड को भी। ठीक है, जो बेरोजगार हैं उनके प्रति भी सरकार की जिम्मेदारी बनती है, बीमार लोगों के प्रति भी और वृद्ध लोगों के प्रति भी, एम्प्लॉयड। क्लियर? ओके, सो यहाँ पे मेंशन है, आप वीडियो पॉज करके रीड कर सकते हैं अलग अलग आर्टिकल्स जो हैं सोशलिस्टिक प्रिंसिपल के। मैंने एक बार फिर से यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। जो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल है उसके अंदर आते हैं आर्टिकल 38, 39, 41, 42, 43 एंड 47, और उनका कंटेंट क्या है दैट इज ऑल्सो रिटन हियर। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज नॉट बेस्ड ऑन गांधीयन प्रिंसिपल ऑफ डीपीएसपी। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा है जो गांधीयन प्रिंसिपल पे बेस्ड नहीं है। आर्टिकल 43, आर्टिकल 43B, आर्टिकल 44 और आर्टिकल 48। सो अपना आंसर आप वीडियो पॉज करके मार्क कर सकते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 44, जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब ऑलरेडी हमारे देश में क्रिमिनल एक्टिविटीज के लिए एक सिंगल कोड है, दैट इज इंडियन पिनल कोड। सबको उसी के बेस पर पनिशमेंट दी जाती है। बट जहाँ पर सिविल केसेस की बात की जाती है, मैरिज की, डिवोर्स की, अडॉप्शन की, इनहेरिटेंस की, तो रिलीजियसली डिफरेंट जो कानून हैं वो फॉलो किए जाते हैं। जैसे इस्लाम में जो इस्लामिक जो लॉज हैं वो फॉलो किए जाते हैं, हिंदू मैरिज एक्ट डिफरेंट है। तो ये कहा गया है कि सिविल केसेस में भी एक सिंगल कानून होना चाहिए, उसमें भी किसी तरह की जो डिफरेंस है वो नहीं रहना चाहिए। तो आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है और ये बेस्ड है लिबरल प्रिंसिपल पे। ठीक है, तो आर्टिकल 44 भी आपको याद रखना है। आर्टिकल 39A जो बात करता है फ्री लीगल एड की, आर्टिकल 40 जो विलेज पंचायत की बात करता है, एंड आर्टिकल 44 जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है, जो कि आता है अंडर लिबरल प्रिंसिपल। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज नॉट बेस्ड ऑन लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। आर्टिकल 47, आर्टिकल 48, आर्टिकल 49 और आर्टिकल 50। सो आर्टिकल 50 कहता है कि हमें जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को अलग अलग रखना चाहिए, कि न्याय व्यवस्था जो है और जो मिनिस्टर्स हैं जो इम्प्लीमेंटेशन के लिए हैं उनको अलग रखना चाहिए। उनके बीच में किसी भी तरह की आप कहें इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए ताकि जस्टिस को एंश्योर किया जा सके। 49 की बात करें तो 49 टॉक्स अबाउट कि हमें 49 टॉक्स अबाउट कि मॉन्यूमेंट्स और पब्लिक प्लेसेस जो हैं उनकी हमें उन्हें प्रोटेक्ट करना है। मॉन्यूमेंट्स जो है वी नीड टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स और पब्लिक प्लेसेस।
आर्टिकल 48 की बात कहें तो इट टॉक्स अबाउट कि हमें जो एनिमल हस्बेंड्री है उनको मॉडर्न लाइन में ऑर्गेनाइज करना है। एनिमल हस्बेंड्री जो भी पशुओं का पालन पोषण करते हैं उनको मॉडर्न लाइन पर, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बेस पर उसको ऑर्गेनाइज करना है। सो दीज ऑल आर बेस्ड ऑन लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल की मॉडर्न आइडियाज पे बेस्ड हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजी पे, मॉडर्न वैल्यूज पे इट इज बेस्ड। जहां पे बात करते हैं आर्टिकल 47 की, तो ये कहता है प्रिवेंशन ऑफ इंटॉक्सिकेशन, जहां पे ड्रग्स और किसी भी तरह का अल्कोहल अब्यूज अगर प्रेवलेंट हो रहा है सोसाइटी में तो उसे प्रिवेंट करना है। सो इट कम्स अंडर द गांधीयन प्रिंसिपल। ये जो है ये गांधीयन प्रिंसिपल में आता है। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए आर्टिकल 47। क्लियर? सो यहां मैंने सभी मेंशन किए हैं आर्टिकल्स जो कि लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल के अंडर आते हैं, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है वो है आर्टिकल 44 एंड आर्टिकल 45। 44 जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है और 45 जो की बात करता है अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन की, एंड 51 जो फॉरेन पॉलिसी पे। बाकी अगर आपसे रिटेन नहीं भी होगा, बट ये 3 जो है यू नीड टू रिमेंबर। और अगर हम बात करें गांधीयन सोशलिस्टिक प्रिंसिपल की, तो यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है दैट इज 41 जो कि बात करता है कि सबको पब्लिक असिस्टेंस मिलनी चाहिए, अनएम्प्लॉयड हो, ओल्ड एज हो, सिक हो, उन सबको। और साथ में 43 एंड 39A, दीज 3 यू नीड टू रिमेंबर, क्योंकि इससे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। ये जो है वो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। Now, which among the following parts of the Constitution of India includes the concept of welfare state? अब आप देखिए बात वही है बट थोड़ी सी लैंग्वेज को चेंज करके पूछ लिया गया है। तो कभी कभी क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्टेटमेंट थोड़ी सी ट्विस्टेड है, तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या पूछ रहे हैं। बात वही है, क्या कह रहे हैं कि किस पार्ट के अंदर वेलफेयर ऑफ स्टेट का कंसेप्ट है। वेलफेयर ऑफ स्टेट कि स्टेट में जितने भी लोग हैं उनकी भलाई के लिए काम करना है, तो वो कहाँ लिखा गया है? वो डीपीएसपी में लिखा गया है। ठीक है, तो आपको डीपीएसपी का जो डीपीएसपी है वो करेक्ट आंसर है इसका, सही। और अगर पार्ट्स ऑप्शन होते तो आप मार्क करते पार्ट 4, ठीक है। तो डीपीएसपी जो है उसका मेन आइडियल ही है वेलफेयर ऑफ स्टेट, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। क्वेश्चन नंबर 17, विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल? पॉजिटिव इंजंक्शंस, नेगेटिव इंजंक्शंस, जस्टिशिएबल इंजंक्शन, नन ऑफ द अबव। ये अब उसके कैरेक्टरिस्टिक, उसके फीचर के बेस्ड पे क्वेश्चन है। ये कहा गया है कि जो डीपीएसपी है उसका क्या फीचर है, इनमें से कौन सी चीज है जो सही है, करेक्ट है। अब यहां पे भी आप अंडरलाइन कर लें क्योंकि नॉट नहीं है, क्या सही है वो पूछा गया है। तो एक कहता है कि ये पॉजिटिव इंजंक्शंस है, दूसरा कहता है कि ये नेगेटिव है। पॉजिटिव मतलब जो ये बताता है कि क्या करना चाहिए स्टेट को, नेगेटिव जो ये बताता है क्या नहीं करना चाहिए। जस्टिशिएबल मतलब कि अगर ये चीज फॉलो नहीं हो रही है तो कानून के पास जा सकते हैं और जो लॉ है, जो जस्टिस सिस्टम है वो इसे एनफोर्स कर सकता है। और नन ऑफ द अबव। तो जस्टिशिएबल तो नहीं है, जस्टिशिएबल होते हैं फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी आर नॉट जस्टिशिएबल। ये बहुत मेन फीचर है डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स के डिफरेंस का, कि फंडामेंटल राइट्स के एनफोर्समेंट के लिए आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं, बट डीपीएसपी के लिए नहीं। साथ ही जो फंडामेंटल राइट्स है वो नेगेटिव कंजक्शंस हैं, उनके बारे में कहा गया है कि क्या नहीं करना है, कि सरकार को डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी है, सरकार को रिलीजन के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी है, और अनटचेबिलिटी नहीं करनी है। तो ये सब चीजें जो नहीं करनी है वो कही गई है। तो डीपीएसपी का जो सही आंसर है, जो सही उसका आप एक तरह से कहें जिसपे सही प्रिंसिपल पे वो बेस्ड है, दैट इज पॉजिटिव इंजंक्शन, बिकॉज इट गिव डायरेक्शंस कि स्टेट को क्या करना चाहिए। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 18 इज द एनफोर्समेंट ऑफ डीपीएसपी डिपेंड्स मोस्टली ऑन। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल और जो स्टेट पॉलिसीज हैं उन्हें एनफोर्स करना किस पे बेस्ड है, उसे कौन एनफोर्स कर सकता है? ऑप्शन ए इज द कोर्ट्स, ऑप्शन बी इज एन इफेक्टिव opposition in parliament, option C is the resource available to the government, option D is public cooperation। अब डीपीएसपी में जो भी चीजें लिखी गई है, वेलफेयर स्टेट बनाना है, पंचायत बनानी है, कॉटेज इंडस्ट्री स्टैब्लिश करनी है, एनिमल हस्बेंड्री को बनाना है मॉडर्न लाइंस पे,
फॉरेन पॉलिसी बनानी है, फॉरेन नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ, फॉरेन कंट्रीज़ के साथ जो है इंटरनल सिक्योरिटी मेंटेन करनी है, पीस मेंटेन करनी है, जो सिक हैं, डिसेबल हैं, ओल्ड एज हैं, उनको पब्लिक असिस्टेंस देनी है, फ्री लीगल एड प्रोवाइड करनी है। ये सारी चीज़ें जो है इनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? दैट इज़ रिसोर्सेज, फाइनेंसेस। अगर किसी स्टेट के पास रिसोर्स ही नहीं है, फाइनेंस ही नहीं है, तो वो ये सब को चीज़ों को कैसे फॉलो कर सकती है? और जस्टिशिएबल तो है नहीं, तो कोर्ट तो कुछ कर नहीं सकता इसमें। सो द करेक्ट आंसर विल बी रिसोर्सेज अवेलेबल टू द गवर्नमेंट। जितने गवर्नमेंट के पास रिसोर्स है उसी बेस पे इंप्लीमेंटेशन और एनफोर्समेंट ऑफ डीपीएसपी डिपेंड करती है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 19, द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन कंटेन इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 has been incorporated in the Constitution of India in the year 1950 as। तो इसमें आपको एक और कैरेक्टरिस्टिक फीचर पता चलता है डीपीएसपी का कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो 1935 के आर्टिकल में भी लिखी गई थी वो फाइनली जो है वो कहां पर, किस फॉर्म में रिप्रेजेंट होती हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ऑल्दो डीपीएसपी का जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, जो ये टर्म है, जो गाइडलाइंस है, वो हमने कहां से बोरो किया है? आयरिश से। ठीक है, लेकिन कुछ इंस्ट्रक्शंस जो हैं कि हाँ कुछ इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए जो स्टेट को दी जाए, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, वो किसके रूप में है? ऑप्शन ए इज फंडामेंटल राइट, बी इज डीपीएसपी, सी इज एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट, डी इज कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो द करेक्ट आंसर इज डीपीएसपी। Clear? So last question of today's session is, which principle among the following was added to the DPSP by the 42nd Amendment of Constitution? तो 42nd Amendment Act के थ्रू कौन कौन सा प्रिंसिपल जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को ऐड किया गया था? कुछ तो ऑलरेडी प्रेजेंट थे, कुछ को लेटर ऑन ऐड किया गया था, जैसे कि 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 43B को ऐड किया गया था। ठीक है, सो उसी तरह 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से एक तो हमने पहले देख लिया, दैट इज 39A, जहां पे फ्री लीगल एड की बात की जाती है, वो भी एड ऑन किया गया था बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। सो ए इज इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वीमेन, participation of worker in the management of industries, right to work, education and public assistance, securing living wage and human condition of work to workers. So the correct answer is participation of workers in the management of industries, and it comes under article 43A. So अगर हम एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लें कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू क्या क्या ऐड किया गया था। सो 39A को ऐड किया गया था जो कि बात करता है फ्री लीगल एड की। ठीक है, इट टॉक्स अबाउट फ्री लीगल एड। ठीक है, सो इट वाज एडेड बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। सेकेंड ऐड किया गया था आर्टिकल 39, जहां पे बात की गई थी कि चिल्ड्रन जो है उनको प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन। क्लियर? आर्टिकल 39A, आर्टिकल 39 एंड देन कम्स द आर्टिकल 43A जो अभी हमने पीछे देखा, दैट इज participation of workers in managements। ये भी ऐड किया गया था बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो ये तो आपको सभी याद रखने हैं जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किए गए थे। एंड लास्ट वाज 48A जो कि कहता है कि वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट को जो है वो प्रोटेक्ट करना है। सो 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 39A, 39, 43A, 48A ये चारों आर्टिकल्स जो है इंक्लूड किए गए थे इन द डीपीएसपी। क्लियर है? और एक इंपॉर्टेंट है दैट इज आर्टिकल 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। दो आपको याद रखने, एक 42nd और एक 86। ठीक है, अब इसके थ्रू एक तो चीज हुई जो हमने फंडामेंटल राइट्स में पढ़ी कि आर्टिकल 21 के अंदर ऐड किया गया आर्टिकल 21A जो कहता है राइट टू एजुकेशन की बात। ठीक है, इसी अमेंडमेंट के थ्रू
जो आर्टिकल 45 है उसका सब्जेक्ट मैटर चेंज किया गया। क्या कि आर्टिकल 45 पहले कहता था कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करने की जो जिम्मेदारी है वो स्टेट की है, स्टेट को ये काम करना चाहिए। इस अमेंडमेंट के थ्रू इसे फंडामेंटल राइट बना दिया गया कि ये हक है हर बच्चे का, और अगर ये नहीं प्रोवाइड किया जा सकता तो आप कानून के पास जा सकते हैं, क्योंकि डीपीएसपी जो है वो जस्टिशिएबल नहीं है। इसको फंडामेंटल राइट बनाने का यही था कि इसकी जो एनफोर्समेंट है वो लीगली एंश्योर हो पाए। ठीक, सो अब उसको हटा दिया तो आर्टिकल 45 के सब्जेक्ट मैटर को क्या बना दिया, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। जो 0 से 6 साल तक के बच्चे हैं उनको अर्ली चाइल्डहुड केयर देना और एजुकेशन देना, जो कि आंगनवाड़ी के सेंटर्स में दी जाती है। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। एक 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू कौन से आर्टिकल्स ऐड किए गए, और 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू कौन सा आर्टिकल ऐड किया गया। सो दैट इज इट अबाउट डीपीएसपी। आप इतना डीपीएसपी पे से कर लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आए आप इजीली उसे हैंडल कर पाएंगे। क्लियर? सो दैट इज इट फॉर टुडेज लेक्चर। आज के एमसीक्यूज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के एमसीक्यूज के साथ। टिल देन टेक केयर, कीप वर्किंग हार्ड, थैंक यू।